हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सीड। चलिए शुरुआत करते हैं। सीड किसे कहते हैं? तो सिंपल डेफिनेशन है, जिस तरीके से राइपन ओवरी को हमने फ्रूट कहा था, ठीक उसी तरीके से फर्टिलाइज ओव्यूल सीड के नाम से जाने जाते हैं। जब ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और अपना डेवलपमेंट फुलफिल करते हैं तो वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सीड्स और कुछ नहीं है, सीड्स ओव्यूल्स का फ्यूचर वर्जन है। और अगर हम ओव्यूल्स की बात करें तो सीड का पास्ट ओव्यूल्स है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स का कन्वर्जन सीड्स में हो जाता है, जैसे कन्वर्जन ओवेरी का फ्रूट में होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सीड के पार्ट्स में हम लोग आज इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं सीड कोट एंड द एम्ब्रियो। सीड को प्रोटेक्ट करने वाले लेयर को सीड कोट कहा जाता है। अगर आप मूंग दाल को एग्जांपल ले तो उसमें ग्रीनिश कलर का सीड कोट आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो, जो प्लांट बेबी है। एम्ब्रियो प्लांट बेबी है। यही एम्ब्रियो नए प्लांट को बर्थ देता है। जैसे ही हम सीड को सॉइल में डालते हैं, वहाँ से वो नरिशमेंट लेने लगता है, वाटर मिलता है उसको, और प्रॉपर अगर फेवरेबल कंडीशन है तो इस सीड में छुपा हुआ जो फूड है, कोटिलेडन के अंदर फूड छुपा हुआ है, स्टोर है। इसी फूड को यूज करेगा ये एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो इसी फूड को यूटिलाइज करते हुए धीरे धीरे खुद का डेवलपमेंट करेगा। और फिर हम कहते हैं कि सीड जर्मिनेट हुआ, उससे रूट सिस्टम बनी, उससे शूट सिस्टम बनती है, और फिर लीव्स फॉर्म होने लगते हैं और प्लांट मैच्योरेशन की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरीके से सीड के अंदर छुपा हुआ जो एम्ब्रियो है, जिसको हम प्लांट बेबी कह रहे हैं, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जब सीड जर्मिनेशन प्रोसेस को शुरू करता है। तो हम लोग डिटेल में डाइकोट का एम्ब्रियो कैसा होता है, मोनोकोट का एम्ब्रियो कैसा होता है, हम डाइकोट और मोनोकोट सीड को डिफरेंट वे में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले। आज के लेक्चर में हम सीड के कुछ सिंपल पार्ट्स को देखेंगे और उसके साथ साथ डाइकोट सीड कैसा होता है उसको भी देखने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोकोट के बारे में पढ़ेंगे, उसका सीड कैसा होता है। सीड के अंदर सबसे पहले हम एम्ब्रियो के पार्ट्स को देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। सीड कोड तो आपको समझ में आ गया। एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या पोर्शन इंक्लूडेड है? तो एम्ब्रियो के अंदर ये रेडिकल नाम का पोर्शन इंक्लूडेड है। रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी हम किसी सीड को जमीन में डालते हैं तो वो सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद जर्मिनेशन करता है, और जर्मिनेशन में नए रूट्स फॉर्म होते हैं, और वो रेडिकल नाम का जो पोर्शन है एम्ब्रियो का वही बनाता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है एम्ब्रियो का वो है प्लूम्यूल। जिस तरीके से नए रूट्स की ज़रूरत है, वैसे ग्राउंड से अबो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन प्लूम्यूल करवाता है। तो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है, रूट सिस्टम का रेडिकल से। ये दोनों पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो यहाँ एक पार्ट के फॉर्म में हमें प्लूम्यूल भी लिखना चाहिए था। रेडिकल एंड प्लूम्यूल दोनों का फंक्शन आपने देख लिया, दोनों का लोकेशन देख लिया। जिस एक्सिस पे दोनों आए हुए हैं एम्ब्रियो की, उस एक्सिस के लिए हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके अलावा यहाँ और भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। इन्होंने पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलेडन को भी इंक्लूड किया है, पर जनरली मोस्टली हम ऐसा कहते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर इतना ही हिस्सा इंक्लूडेड है। यहाँ पर सीड के दूसरे पार्ट्स में आप कह सकते हैं कि कॉटिलेडन जो है वो इंक्लूडेड है। अगर मोनोकोट देखेंगे तो उनके अंदर एक सिंगल कॉटिलेडन होता है, जैसे व्हीट और मेज उसके एग्जाम्पल है। और अगर आप डाइकोट देखेंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल डाइकोट का ही है, ग्राम और पी डाइकोट के एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर इस तरीके के दो कोटिलेडन आपको देखने को मिलेंगे। इन कोटिलेडन्स के अंदर फूड स्टोर होता है। इसी फूड का यूटिलाइजेशन ये एम्ब्रियो करता है जब सीड जर्मिनेट होता है, और इस फूड को हम भी यूज करते हैं एज अ फूड। क्योंकि डाइकोट में दो कोटिलेडन है इसलिए डाइकोटिलेडन ऐसा नाम हम लोगों ने दिया, और मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडन होने की वजह से उसका नाम मोनोकोटिलेडनस ऐसा दिया हुआ है।
अब एक एक करके हम समझेंगे कि डाइकोट और मोनोकोट के सीड कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर इस लेक्चर में आज हम समझने वाले हैं डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट है, डाइकोट जिसको हम सिंपली कहते हैं, उनका सीड स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले देखते हैं सीड के इंपॉर्टेंट पार्ट सीड कोट को, उसके बाद हम एम्ब्रियो देखेंगे। सीड कोट, सीड को प्रोटेक्ट करने वाला कोटिंग, कोट कोटिंग से आया हुआ वर्ड है, कवरिंग से आया हुआ वर्ड है। सीड को प्रोटेक्ट करने वाला आउटर मोस्ट जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उसके लिए हम वर्ड सीड कोट यूज करते हैं। डाइकोट की बात करें तो मूंग दाल है या फिर ग्राम है, उन सब के ऊपर की तरफ सीड कोट होता है। ग्राम में देखिए ब्राउनिश कलर का कोटिंग होता है, मूंग दाल में ग्रीनिश कलर का कोटिंग आपको देखने को मिलता है, और थोड़ा सा रेडिश कलर का सीड कोटिंग आपको ग्राउंड नट्स में देखने को मिलता है। सीड कोट को अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो सीड कोट की एक्चुअल में 2 लेयर्स होती है, जिसमें आउटर लेयर को टेस्टा कहा जाता है और इनर लेयर को टेगमेन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों आपको दिखाई है। तो अगर मैं सीड कोट यहाँ बनाऊं तो सपोज ये सबसे आउटर लेयर है, तो ये हो गया टेस्टा, और अंदर की तरफ ये होगा इनर लेयर, और इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा टैगमैन। यहाँ दोनों दिखाए हुए हैं, देखो टेस्टा भी दिखाया है, टैगमैन भी दिखाया है। तो आउटर लेयर जो है सीड कोट का, उसको हम टेस्टा कहेंगे। जैसे मूंग दाल का एग्जाम्पल वापस ले सकते हैं। मूंग दाल में ऊपर से देखोगे तो उसका सीड कोट, सबसे आउटर लेयर जो उसका होगा वो ग्रीनिश कलर का दिखेगा आपको, जबकि उसी छिलके को मूंग के, जिसको सीड कोट हम कह रहे हैं, उसको आप उल्टा करोगे तो अंदर की सरफेस एकदम स्मूथ निकलेगी और वो वाइट कलर की होगी, स्मूथ होगी, वाइट होगी, जिसको टेगमैन कहेंगे। जबकि आउटर लेयर ग्रीनिश कलर का है और थोड़ा सा रफ होगा। मूंग दाल की बात कर रहा हूँ, मूंग की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से टेस्टा और टेगमैन दोनों सीड कोट का ही हिस्सा है, पर टेस्टा आउटर लेयर है, टेगमैन इनर लेयर है। दोनों का एक ही काम है, प्रोटेक्शन। सीड कोट सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। डाइकोटिलेडोनस सीड के अंदर अब देखते हैं हाइलम। हाइलम किसे कहेंगे? यहाँ पर आपको एक फिगर में दिखाया है कि सीड का जो सेंटर हिस्सा होता है, जहाँ एक छोटा सा डिप्रेशन भी होता है कुछ कुछ सीड्स के अंदर, हाइलम वही पोर्शन है, वो एक्चुअल में स्कार है। जब भी हमें इंजरी होती है हमारी स्किन पे, और जब वो इंजरी हील हो जाती है तो वहाँ पर हमें कुछ लगा था, हमें इंजरी हुई थी, उसका निशान रह जाता है, और उसी निशान को हम स्कार कहते हैं। स्कारिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस का नाम। और नई स्किन आती है जो पुरानी स्किन से थोड़ी डिफरेंट होती है, फाइब्रस टिश्यू का अमाउंट चेंज हो जाता है, इस वजह से जहाँ इंजरी है वहाँ एक छोटा सा मार्क रह जाता है, उसको हम स्कार कहते हैं। यहाँ क्यों मार्क रह गया? क्योंकि सीड इसी पॉइंट से अटैच्ड था फ्रूट के साथ, या हम कह सकते हैं कि अगर ये ओव्यूल्स थे तो अटैच्ड थे प्लेसेंटा के जरिए ओवरी के साथ। यहाँ पर प्लेसेंटा कनेक्टेड था। हाइलम वो पोर्शन है जहाँ से प्लेसेंटा कनेक्ट था। अगर मैं ओव्यूल के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन दिखाऊं ऐसे, तो यहाँ से एक प्लेसेंटा अटैच था, और प्लेसेंटा जैसे ही टूट गया, क्योंकि ये जो सीड है वो डेवलप हो गया, तो प्लेसेंटा से उसका अटैचमेंट लूज हो गया और ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर उसका एक मार्क क्रिएट हुआ, जहाँ प्लेसेंटा अटैच थी, एक स्कार क्रिएट हुआ। सीड के फॉर्म में बोले तो डेवलपिंग सीड जिस छोटे से फाइब्रस स्ट्रक्चर के जरिए, हेल्प से प्लेसेंटा के जरिए फ्रूट्स के साथ अटैच होते हैं, उसी स्ट्रक्चर के टूटने की वजह से वहाँ एक स्कार फॉर्म होता है, और उसी के लिए हम वर्ड हाइलम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक सीड स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, और ये वो हिस्सा है जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। इसी जगह से, इसी प्लेस से ये प्लेसेंटा यहाँ अटैच था, और ये जो प्लेसेंटा है उसका काम नरिशमेंट देना था। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका काम नरिशमेंट देने का जो था वो फुलफिल हो गया, पूरा हो गया है।
अब ये सीड मैच्योर हो गया तो ये प्लेसेंटा यहाँ से टूट जाएगा, और वो जैसे ही टूटेगा तो वहाँ पर एक स्कार क्रिएट हो जाएगा, और उसी स्कार के लिए वर्ड हम लोग हाइलम यूज करेंगे, जैसे यहाँ आपको फिगर में दिखाया है हाइलम। तो इस पोर्शन का नाम हाइलम होगा। हाइलम के साथ साथ ही हम देख लेते हैं माइक्रोपाइल किसे कहते हैं। अबोव द हाइलम, हाइलम के ऊपर की साइड, सुपीरियर साइड एक छोटा सा होल है, और मतलब छोटा सा होल। माइक्रो जिसका मतलब होता है स्मॉल, और पाइल जिसका मतलब होता है होल या तो पोर। कहाँ है अबोव द हाइलम? देखो अब आपको फिगर के अंदर अबोव द हाइलम एक छोटा सा होल भी दिखाया है। अबोव द हाइलम, हाइलम के अबोव ही है, और यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है, यहाँ एग्जैक्ट इस लोकेशन पे, और इसी के लिए हम वर्ड यूज करें माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो जगह है जहाँ से वाटर इस सीड के अंदर एंटर होता है, और वाटर की एंट्री सीड की जो सोई हुई कंडीशन है, डीप स्लीप की कंडीशन है, एक हाइबरनेशन की कंडीशन है जिसको हम डोरमेंसी कहते हैं सीड की, उसको तोड़ देती हैं, और सेल के अंदर सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम फॉर्म होने लगती है। तो माइक्रोपाइल वो लोकेशन है कि जहां से वाटर सीड के अंदर एंटर होगा और सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइकोटिलेडोनस सीड के अंदर, अब कोटिलेडन्स को हम पढ़ते हैं। इसका नाम डाइकोट ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि इसके पास 2 कोटिलेडन्स है। अब कोटिलेडन्स किसको कहते हैं? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम वर्ड कोटिलेडन्स यूज करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को जो आपको इस तरीके से दिखाया है, जिसके अंदर ये एम्ब्रियो आया हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर कोटिलेडन है। जो आपको येलो, स्लाइट येलो कलर से यहाँ दिखाया है, वो फ्लेशी होता है, और उसके अंदर फूड रिजर्व होता है। यहाँ सब जगह फूड भरा हुआ है। ये रिजर्व्ड फूड है। किस लिए? क्योंकि जब भी आप इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल के अंदर डालोगे तो ये एम्ब्रियो सेल डिवीजन प्रोसेस शुरू करेगा और नए रूट और शूट को फॉर्म करेगा। पर जब तक शूट सिस्टम फॉर्म होने के बाद जमीन के ऊपर नहीं आ जाती, नए लीव्स फॉर्म नहीं हो जाते, तब तक फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं होगा। तो तब तक इसको ज़रूरत है फूड की। क्यों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट। जब ये रूट और शूट बनाएंगे तब तो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब हो पाएगा, तब तो शूट फॉर्म होगा और लीव्स बनेंगे और फिर फोटोसिंथेसिस शुरू होगा। पर उससे पहले रूट और शूट बनाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए, जो यहाँ से सप्लाई होगा। तो यहाँ पर कोटिलेडनस हम जिसको कह रहे हैं, कोटिलेडन जिसको हम कह रहे हैं, कोटिलेडन के अंदर जो रिजर्व फूड है वो ये एम्ब्रियो यूज करता है रूट और शूट सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। पर हम लोग हमारे फूड की तरह इसको यूज करते हैं, इसकी दाल बनाते हैं, फिर इसको खा जाते हैं। ग्राउंड नट्स को भी हम खाते हैं, ग्राउंड नट्स के जिस हिस्से को हम खा जाते हैं वो पूरा ऐसा यही होता है जिसको हम कोटिलेडन कहते हैं, और ये एम्ब्रियो है उसके अंदर आया हुआ। और यहाँ पर एक और चीज भी क्लियर दिख रही है, ये रेडिकल है, जो रूट के अंदर कन्वर्ट होगा आफ्टर द जर्मिनेशन। और सेम यहाँ जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लूम्यूल है, इससे शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द जर्मिनेशन। और ये दोनों चीज़ें डेवलप करने के लिए, फॉर्म करने के लिए इसको इस रिजर्व्ड फूड मटेरियल की ज़रूरत है जो कोटिलेडन के अंदर भरा हुआ है, तब तक जब तक ये शूट लीव्स फॉर्म नहीं कर देता और रूट फॉर्म नहीं हो जाते। फिर तो क्या है कि रूट से वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचने लगेंगे और लीव्स अपना फूड खुद बनाने लगेंगे। फिर ये प्लांट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा।
पर तब तक इस रिजर्व फूड से इसको अपना काम चलाना है। तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट को डाइकोट ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके पास 2 कोटिलेडन्स थे, ये पहला और ये सेकेंड। डाइकोट सीड्स को आप इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके दोनों कोटिलेडन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमने डाइकोट पार्ट के सीड के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा। अब उसके एम्ब्रियो को भी देखना है डिटेल में। पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। अब डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर उसके सीड के अंदर जो एम्ब्रियो छुपा है उसके पार्ट को देखना है। तो क्या क्या मिलेगा? जैसे हम आगे भी पढ़ चुके हैं, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडोनस, ये हम पढ़ चुके हैं। दो पहले तो इसके पास कोटिलेडन्स है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है और उसके साथ साथ रेडिकल है। आगे भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसके पास मेन जो है वो रेडिकल है और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वो रेडिकल के अलावा है प्लूम्यूल, जिससे शूट सिस्टम बनता है। और जिस एक्सिस पे दोनों आए हैं उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों कोटिलेडन है जहाँ पर फूड स्टोर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर। 2 कोटिलेडन होने की वजह से ही इस प्लांट को हमने डाइकोटिलेडोनस या फिर डाइकोट ऐसा नाम दिया। एग्जाम्पल आप जानते हैं, डाइकोट के एग्जाम्पल में ग्राम है, पी है, पल्सिस और बीन्स इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एट दी 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल, ये भी समझ चुके हैं। तो सेंटर में आया हुआ ये हिस्सा, इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। पर एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये जो नीचे का पार्ट है ये रेडिकल है। और अगर ऊपर के पार्ट को आप देखेंगे तो उसमें ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आए हुए हैं, जिसको कई लोग लीफ प्रीमोडियम भी कहते हैं। और ये किसका हिस्सा है? प्लूम्यूल का हिस्सा है, जिससे शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों एक जो एक्सिस पे आई हुई है उनको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे का हिस्सा है, दोनों तरफ के एंड, उसमें जो नीचे की तरफ का एंड है इंफीरियर, उसको हम रेडिकल कह रहे हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है रूट का। और ऊपर की तरफ सुपीरियर तरफ जो स्ट्रक्चर आया हुआ है उससे फॉर्मेशन होता है शूट का। तो डाइकोट के अंदर प्लूम्यूल और रेडिकल किस तरीके से रूट और शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते ही हम लोगों ने देख लिया। उनके पार्ट्स भी हमने एम्ब्रियो के देख लिए। आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म। डाइकोटिलेडोनस या डाइकोट प्लांट्स को हम जनरली कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। उसका रीजन है क्योंकि इनके पास जनरली एंडोस्पर्म नाम का जो टिश्यू फॉर्म होता है वो बचता नहीं है। एम्ब्रियो खुद के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेता है। पर कुछ ऐसे सीड है जैसे कि कैस्टर, उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो हमने एंजियोस्पर्म में 3rd चैप्टर में पढ़ी थी, उस प्रोसेस के बाद जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। एंडोस्पर्म और कुछ नहीं है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है। एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से बनता है, ये अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो आपको याद करना पड़ेगा एम्ब्रियोसेक। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसेक कुछ ऐसा होता है जिसमें ऊपर की तरफ ऐसे 3 सेल होते हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते थे। ये 3 सेल से वो एंटीपोडल सेल है। एम्ब्रियोसेक के अंदर सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते थे। 2 न्यूक्लियस थे, दोनों को एक साथ अगर मैं साथ में गिनूं तो ये है डिप्लॉइड न्यूक्लियस। 2 सपोर्टिव सेल होते थे और
और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सिनर्जिड सेल, जिसका मतलब होता है सपोर्टिव सेल। और उसके ऊपर हमारा मेन सेल जिसके लिए सब कुछ करवाया जा रहा है, ओवम। ये हम लोगों ने देखा था। एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ मिटा दे, क्योंकि हमें तो सिर्फ दो ही चीज़ों से कंसर्न है, अगर उन्हीं को रखे, ये सब कुछ हटा दे, यही चीज़ आप लोग डिटेल में 12 साइंस के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एंडोस्पर्म का बहुत डिटेल वर्जन है कैसे फॉर्म होता है। तो एम्ब्रियो सेक में दो ही चीज़ें काम की है, एक सेंटर में आया हुआ जो न्यूक्लियस है वो, और यहाँ पर जो ओवम था वो। तो अगर हम बात करें तो इस ओवम के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, दो मेल गैमेट बन के आते हैं। तो ये सपोज एक मेल गैमेट हम दिखा रहे हैं, 1 और 2, ये 20 और 10 दिख रहे हैं। एक काम करते इसको ऐसे दिखाते, ये पहला मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट। अब याद रखिए यहाँ पर पहला मेल गैमेट इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, इसलिए अब कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि ऑलरेडी यहाँ पर दो न्यूक्लियस थे और तीसरा इसके साथ जुड़ गया मेल गैमेट, और यहाँ पर सिचुएशन हमारी है कि ये मेल गैमेट ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो अब कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि ओवम तो था और उसके साथ जुड़ गया एक और मेल गैमेट। अब बाकी सब हटा देते हैं। अब इनसे होगा क्या आगे? तो यहाँ पर जो हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है वो मेल गैमेट है, वो हमें याद रखना है। बाकी ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, और ये ओवम है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ओवम का देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट के अंदर, और यही जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। जो आप लोगों ने देखा फिलहाल अभी प्लूम्यूल, रेडिकल, वो सब कुछ आपने देखा, वो एम्ब्रियो का पार्ट था। तो एक तो हमने फिनिश कर लिया स्ट्रक्चर, पर इस जाइगोट को एम्ब्रियो बनने के लिए नरिशमेंट चाहिए, और वो नरिशमेंट देने का काम ये स्ट्रक्चर करेगा। ये जो है उसी का नाम है एंडोस्पर्मिक सेल। ये बाद में एंडोस्पर्मिक सेल बनेगा और फिर डिवीजन से बहुत सारे सेल्स टिश्यू बनाएंगे, एंडोस्पर्म के नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट के फ्यूज होने से जो एक स्ट्रक्चर बना उसको हम एंडोस्पर्मिक सेल कह रहे हैं, और उसी से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए रखा है क्योंकि जैसे आपने देखा कि एक मेल गैमेट न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज होता है और दूसरा फ्यूज होता है जाइगोट फॉर्म करने के लिए ओवम के साथ। हम इतना ज़्यादा डिटेल में वैसे यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, ये मैंने फिर भी आपको दिखा है जिससे आपको एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर यहाँ नहीं समझ में आया है तो आप लोग 12 साइंस के भी वीडियोस हैं सेकंड चैप्टर के, उसमें एंडोस्पर्म का टॉपिक है, उसको देख सकते हैं। और या तो फिर वेट करिए 12 साइंस में आने के बाद, हम लोग एंडोस्पर्म को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्टली डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। जैसे सीड खुद का मैच्योरेशन कंप्लीट करता है, वैसे वैसे एंडोस्पर्म खाली होने लगता है। आप बीन्स, ग्राम्स, पी, ये सब में देखेंगे तो जब वो मैच्योर होते हैं तो आफ्टर दी मैच्योरेशन उनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। तो इसी वजह से इनको नॉन एंडोस्पर्मस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड हम मोनोकोट्स को कहते हैं क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म बाकी बच जाता है। इनमें होता तो है पर सीड के मेच्योर होने के बाद खत्म हो जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको एम्ब्रियो का दिख रहा है इसको हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। ये बना कैसे? ये फॉर्म हुआ था जाइगोट से।
अब जाइगोट से एम्ब्रियो तक का जो सफ़र है उस बीच में काफ़ी सारे फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फूड की नेसेसिटी कौन पूरा कर रहा है? एंडोस्पर्म पूरा कर रहा है। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन है, एंडोस्पर्म बनवाया क्यों गया? एंडोस्पर्म का फंक्शन ही है जाइगोट जब डिवाइड होता है और उससे नए नए सेल्स बनते हैं जो एम्ब्रियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके लिए उनको फूड चाहिए, वो एंडोस्पर्म देता है। पर जैसे जैसे जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता जाएगा वैसे वैसे एंडोस्पर्म भी यूज़ होता जाएगा और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। तो फूड खत्म हो गया, सारा फूड जाइगोट ने खा लिया और एंडोस्पर्म ने अपने सारे न्यूट्रिशन को किसको दे दिया? एम्ब्रियो बनाने में यूज़ करवा दिया। तो इसका एम्ब्रियो डेवलप हो गया। तो अब आपके पास एंडोस्पर्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो यूटिलाइज करवा लिया गया है। इसी वजह से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हम जनरली कहते हैं डाइकोट के सीड्स को। तो यहाँ तक का टॉपिक जो था वो डाइकोट के बारे में था। एंडोस्पर्म के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, और आप एंडोस्पर्म का डिटेल वर्जन अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग 12 साइंस में चैप्टर 2 है, जिसका आपको ज़रूर से प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल के अंदर। वहाँ आप जाके डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होता है, या सिंपली डाइकोट और मोनोकोट दोनों में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो सेक कैसी है, ये सब कुछ 2nd चैप्टर में है 12 साइंस के। उसके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको एंडोस्पर्म का डिटेल वर्जन मिल जाएगा। बस इसी के साथ डाइकोटिलेडोनस जो सीड है उसका स्ट्रक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा मोनोकोटिलेडोनस जो प्लांट है, मोनोकोट है, उनका सीड स्ट्रक्चर।